Good morning, Radiant, class 11th. Students, today we are going to start a new chapter, chapter number 5, that will be accounting standard and international financial reporting standards. तो आपको accounting standard means AS पढ़ना, accounting standard, and as well as you have to study IFRS international financial reporting standards. तो first of all, students, you are excited to know what about this chapter. तो students, you know कि we are going to prepare accounting information, we are going to follow the recording the transactions. तो जो ट्रांजेक्शंस, जो रिकॉर्डिंग, जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन आप बनाने जा रहे हो, दैट्स व्हाई यू हैव टू नीड सम स्पेसिफिक रूल्स एंड रेगुलेशन, सम स्पेसिफिक गाइडलाइंस. यू नो स्टूडेंट्स, इफ देयर इज नो एनी स्पेसिफिक रूल्स एंड गाइडलाइंस, देन वेरियस पार्टीज, वेरियस इन्वेस्टर, वेरियस सेम टाइम्स एक ही तरीके की जो कंपनीज होंगी वो अलग अलग तरीके से फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, फाइनेंशियल डेटा जो है शो करेंगे. If I'm talking about the financial statements, then you will tell, sir is talking about the profit and loss statement, cash flow statement, and as well as the balance sheet. So what about today? एक्चुअली स्टूडेंट्स, यू नो कि क्या अगर मैं आपको ऐसे ही कनेक्ट करूं तो जो व्हीकल एक्ट अकॉर्डिंग जो पॉलिसीज है, क्या वो पहले थी? नहीं, पहले नहीं थी. पहले लोगों के पास ना तो इतनी गाड़ियां थी, ना तो लोगों के पास कोई इस तरीके का रूल्स रेगुलेशन था जो लोगों को फॉलो करना पड़ता है. तो इसकी जरूरत पड़ी क्यों? एक्चुअली व्हीकल एंड रोड एक्ट जो भी उन्होंने बना रखा है कि भैया इस तरीके से आपको चलना, इस तरीके से नहीं चलना है, आपको लेफ्ट साइड से चलना है, आपको जो है हेलमेट लगा करके चलना है, आपको जो है लाइसेंस बनवा करके चलना है, आपका जो है इंश्योरेंस होना चाहिए. तो ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशन बाद में, पहले ऐसे नहीं थे. ठीक है, तो ऐसा हुआ क्यों? एक्चुअली स्टूडेंट्स, व्हेन देयर आर अ वेरी फ्यू वैन्स या फिर वेरी फ्यू मोटरसाइकिल्स आर अवेलेबल, देन देयर आर नो नीड टू कंस्ट्रक्ट एनी specific rules and guidelines, no need to draw any rules and guidelines. But when the number of vans and number of motor cars is available in the market or available on the road, तो जब वो चलने लगे तो क्या हुआ कि एक्सीडेंट के जो चांसेस थे वो काफ़ी बढ़ गए. ठीक है, तो एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ गए तो प्रॉब्लम क्या हुई, उनको लगा कि अगर हम इस तरीके से जो है इस पर कोई स्पेसिफिक रूल एंड गाइडलाइन नहीं बनेगा, देखो जब तक प्रॉब्लम नहीं आती है तब तक उसका सोल्यूशन नहीं बनता. ये बात मेरी आप ध्यान सुनिए कि जब तक प्रॉब्लम नहीं, जब तक रोड पे एक्सीडेंट नहीं हो रहे थे, जब तक कोई प्रॉब्लम नहीं थी, तब तक आपको रूल्स एंड रेगुलेशन की रिगार्डिंग कोई भी चीज सोचने की जरूरत गवर्नमेंट को नहीं थी. लेकिन जैसे ही नंबर ऑफ व्हीकल्स, नंबर ऑफ वैन या मोटर कार्स जो है बढ़ने लगे, रोड पे ज्यादा ट्रैफिक लगने लगी, ना तो कोई ट्रैफिक का पहले रूल था, लेकिन ट्रैफिक लगने लगी, उसकी वजह से गवर्नमेंट ने ट्रैफिक रूल, व्हीकल रूल, रोड एंड रेगुलेशन रूल, तो सारे रूल्स बना दिए. ठीक है, वो रूल्स इसलिए क्योंकि नंबर ऑफ व्हीकल्स अब जो है ज्यादा हो चुके हैं. ठीक है, तो सेम क्या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मींस सम स्पेसिफिक गाइडलाइंस. ठीक है, दैट एवरी बिजनेसमैन शुड बी फॉलो. नाउ स्टूडेंट, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम, तो आप ये जान जाएंगे कि जैसे आपने अभी मैंने आपको बताया कि व्हीकल एक्ट फॉर द व्हीकल्स, इंश्योरेंस फॉर द इंश्योरेंस कंपनीज या इंश्योरेंस के रिगार्डिंग जो है, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मतलब द रूल्स विच विल बी एप्लीकेबल फॉर द प्रोसेसिंग ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन. ठीक है, व्हाट अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन शुड बी प्रिपेयर्ड बाय यू, व्हाट अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन शुड बी शोन बाय यू, व्हाट अकाउंटिंग स्टेटमेंट विल बी विड्रॉन बाय यू या ड्रॉन बाय यू, दैट शुड बी in a very specific frame. That framework will be under the accounting standard. ठीक है, तो अब आप कुछ रूल्स रेगुलेशन पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज मेंशन इन द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड. अब देखो, मैं पिछले से आपको कनेक्ट कर रहा हूं, जो आपने कंसेप्ट्स एंड कन्वेंशंस पढ़े हैं, तो आपको तुरंत एक क्वेश्चन होगा कि सर ये कन्वेंशन एंड कंसेप्ट हमने क्या पढ़ा है? वो कन्वेंशन एंड कंसेप्ट था, तो ये फिर क्या है? तो स्टूडेंट्स, if I'm talking about the GAAP means generally accepted accounting principle, and I'm talking about the some concepts you already studied, money measurement concept, principle of materiality. तो सारी चीज़ आपने पढ़ी है. कन्वेंशंस, there are 3 convention of conservatism, materiality convention and full principle of convention of full disclosure. तो ये चीज़ आपने पढ़ रखी है. तो सर ये क्या था और ये क्या है? एक्चुअली स्टूडेंट्स, बिफोर फ्यू डेकाडेज या पिछले कुछ दशकों से, सपोज दैट या 40-50 ईयर से, तो उसके पहले जो था हमारा क्या फॉलो होता था? जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल. इसके बाद सम कंसेप्ट्स एंड सम कंसेप्ट्स विल बी एडेड इन द फॉर द फॉलोइंग या फॉर द प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन या फॉर मेकिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, एंड सम कन्वेंशन इज ऑलरेडी गिवन इन द चैप्टर नंबर 3. तो वो क्या थे? देखिए, जो पिछले कंसेप्ट थे, जो पिछले कन्वेंशन थे, वो एक लिमिटेड ट्रांजेक्शन के लिए ही अवेलेबल थे.
ठीक है, कि चलो ठीक है कंपनीज तो इतनी बड़ी है नहीं, इतने ज़्यादा जो है नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन है नहीं, चलो ठीक है आप इतना कर लो कि GAAP कंसेप्ट एंड कन्वेंशन से आपके काम चल जाएंगे। ठीक है, अभी भी अगर मैं बेटा बात करूं तो जो हमारी लोकल में जो लोकल अथॉरिटी जो या लोकल में जितने लोग वर्क कर रहे हैं या लोकल में कोई छोटी मोटी दुकान छोटी मोटी एजेंसीज हैं या कपड़े का कोई बहुत बड़ा व्यापारी है या किसी ने किसी की एजेंसी ले रखी है, तो उनका काम जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल कंसेप्ट एंड कन्वेंशन से चल जाता है। ठीक है, बट देखो क्या लिखा है, अ लार्ज नंबर ऑफ अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट फॉर द सेम आइटम्स। ठीक है, एक ही आइटम्स के ये क्या कहते थे, GAAP कंसेप्ट एंड कन्वेंशंस जब आप फॉलो करते हैं तो ये तो आपको फॉलो करना ही करना है। इसके साथ साथ क्या और फॉलो करना है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, जब आप इसको फॉलो करते थे तो एक ही नेचर की ट्रांजेक्शन को दिखाने का तरीका डिफरेंट बिजनेस में डिफरेंट हो सकता है। ठीक है, जैसे सपोज दैट हमने आपको बताया है कि when we are shown assets in our balance sheet, suppose that assets may be machinery, that assets may be building, तो that building must be less depreciation, उसमें से depreciation माइनस करके जो है दिखना चाहिए। ठीक है, लेकिन अब मेरी बात ये बताओ कि बेटा वो जो depreciation है जो आप डेप्रिसिएट करने जा रहे हो, चाहे वो कंप्यूटर हो, चाहे वो मशीनरीज हो, लैंड बिल्डिंग हो, तो ध्यान सुनना मेरी बात, अभी शायद आप समझ पाएंगे। मैंने कहा कि दो फर्म है, एक फर्म का नाम A है और दूसरे फर्म का नाम B है, एक का नाम A और दूसरे का नाम B। ठीक है, इन्होंने मशीनरी परचेज की, इसने भी 1 लाख की मशीनरी परचेज की और इसने भी 1 लाख रुपए की मशीनरी परचेज की। अगर मैं डेप्रिसिएशन की बात करूं तो कुछ लोग के दिमाग में नहीं जा रहा होगा सर डेप्रिसिएशन क्या होता है। एक्चुअली स्टूडेंट, डेप्रिसिएशन जो होता है वो सामान को यूज करने के बाद उसकी वैल्यू में जो कमी आती है। ठीक है, तो उस कमी को क्या कहते हैं आप, डेप्रिसिएशन कहते हैं। तो ये जो डेप्रिसिएशन है ये 2 तरीके से लगता है, कुछ लोग WDV से लगाते हैं, रिटन डाउन वैल्यू मेथड से, कुछ लोग SLM से लगाते हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड से। तो आपको ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है कि सर जो है ये WDV और SLM क्या होता है। इन नेक्स्ट वीडियोस या नेक्स्ट चैप्टर्स जो है आपके पास डेप्रिसिएशन का पूरा चैप्टर है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो वहाँ आप सीखेंगे। तो ये बताओ पूरी तरीके से, देखो मैंने क्या कहा कि ये जो प्रिंसिपल्स हैं दे आर फ्री फॉर यूज द अल्टरनेटिव्स ऑफ द अकाउंटिंग प्रोसेस। मीन्स आप WDV भी फॉलो कर सकते हैं, SLM भी फॉलो कर सकते हैं। किसने कहा, GAAP कंसेप्ट एंड कन्वेंशन की रिगार्डिंग अगर आप चल रहे हैं तो अगर आप WDV SLM फॉलो करेंगे तो देखो सभी में आप जब डेप्रिसिएशन लगाएंगे तो वो चेंज हो जाएगा। मतलब ये जो है कि कोई 10% लगाएगा, 10% WDV का लगाना और 10% SLM का लगाना। तो WDV का मतलब रिटन डाउन वैल्यू मेथड होता है। मैं आपको एग्जांपल लेकर के नेक्स्ट जब चैप्टर ही आएगा तो आपको समझाऊंगा। तो हो सकता है यहाँ 10,000 आए, यहाँ जो है यहाँ भी 10,000 पहले साल का, लेकिन जब दूसरे साल में जाएंगे तो WDV की वजह से यहाँ पे 9,000 आएगा, लेकिन यहाँ 10,000 ही रहेगा। चूंकि SLM जो फॉलो करते हैं, SLM में हमेशा डेप्रिसिएशन बराबर होता है, लेकिन जो WDV फॉलो करते हैं वहाँ पे SLM जो है वहाँ पे जो डेप्रिसिएशन होता है वो घटता हुआ आएगा, 10,000, 9,000, 8,100 इस तरीके से। ज़्यादा सोचिए मत, बस आप ये जान लीजिए कि for a specific transaction there are multiple option can be available। ठीक है, कि आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, इस तरीके से भी कर सकते हैं। अब बताओ सेम मशीनरी 1 लाख रुपए की 2 साल बाद इनके यहाँ कुछ और की होगी और इनके यहाँ कुछ और की होगी। ठीक है, या एक ने 10% डेप्रिसिएशन चार्ज किया और एक ने सोचा नहीं मैं 20% चार्ज करूंगा। ठीक है, एक ही मशीनरी किसी के यहाँ 5 साल चल रही है, किसी के यहाँ 10 साल चल रही है। ठीक है, तो फॉर ए ट्रांजेक्शन A large number of alternative of the treatment is available। ठीक है, आप कई तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, और वो जो आप करेंगे, जो आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे या स्टॉक का वैल्यूएशन करेंगे, दैट मे बी मार्केट प्राइस, दैट मे बी कॉस्ट प्राइस, तो ये चीजें जो है वो आगे पीछे हो सकती हैं। ठीक है, तो द स्टेटमेंट विच विल बी शोन बाय यू इन फ्रंट ऑफ अदर्स, अदर्स मीन्स देयर आर वेरियस parties available, means you can say कि management, investor, creditor and government, then they have a need of your financial report, your financial statement means profit and loss and balance sheet। तो इनकी बैलेंस शीट अलग तरीके की दिखेगी, इनकी बैलेंस शीट अलग तरीके की दिखेगी, जबकि दोनों का बिजनेस सेम है, दोनों का नेचर सेम है और दोनों ने सामान भी लगभग सेम परचेज किया। ठीक है, बट ड्यू टू मल्टीपल अल्टरनेटिव इज अवेलेबल दे आर फेसिंग दैट प्रॉब्लम। ठीक है, एंड दैट प्रॉब्लम इज फेसिंग बाई other parties। ठीक है, and if they are decided to take any decision that may be wrong। ठीक है, so
Accounting standard and international financial reporting system, they are set a specific rules and guidelines that some rules will be applicable in the manufacturing sector, some in the service sector, some in the other sector. तो जिस तरीके का सेक्टर होगा उस तरीके में स्पेसिफिक रूल्स एंड रेगुलेशन दैट एवरी बिजनेसमैन या ओनर और द कंपनी शुड बी फॉलो. So first of all, need of accounting standard. What is the basic need of accounting standard? What is basic need of accounting standard? So accounting is an information system. You know, student, accounting is an information system. Information मतलब they will provide informatic data in front of other parties. ठीक है, आप पूरे जो है बिजनेस में खूब ट्रांजेक्शन करते हैं, खूब प्रॉफिट कमाते हैं, लेकिन वो जो ट्रांजेक्शन जो प्रॉफिट आप कमा रहे हैं, कितना परचेज किया, कितना सेल किया, उसको शो करने का बस एक ही जरिया है और वो है अकाउंटिंग प्रोसेस. तो दैट इज द इंफॉर्मेशन, ये सूचना है. ठीक है. फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन means that financial information should be checked by या should be need by the management, the investors and creditor and government. ठीक है. The all party, the various parties have a need of your accounting information. ठीक है. So first about कि need of accounting information है क्या, सॉरी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है क्या, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की जरूरत क्यों पड़ी. तो ध्यान से देखिए, अकाउंटिंग यहां से मैं कनेक्ट कर रहा हूं कि अकाउंटिंग इज एन इंफॉर्मेशन सिस्टम and that information system will be represent financial information, and financial information means financial statement, and every financial statement is checked by or used by management, investors, creditor and government. आपको मैंने पढ़ाया है चैप्टर फर्स्ट में ही, यूजर ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन. ठीक है. द वेरियस पार्टी हैविंग देयर वेरियस इंटरेस्ट फॉर द व्यू पॉइंट ऑफ द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन. जिसको जैसी जरूरत वो अपने हिसाब से उसको जो है यूज करता है. एज पर द सेक्शन 129, अब ध्यान से देखिए, चूंकि इनको जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जरूरत है, तो अगर एक स्पेसिफिक गाइडलाइंस या रेगुलेशन नहीं होगा तो दो पार्टी ए और पार्टी बी के द्वारा जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट शो किया जाएगा दैट मे बी डिफर, एंड पार्टीज मे बी कंफ्यूज हो सकती है वो. ठीक है. सो ये जो है सेकेंड पॉइंट पे, एज पर द सेक्शन 129 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013. कंपनीज एक्ट, अभी देखो कब का कंपनीज एक्ट है, 2013. तो मतलब आप कह सकते हैं आफ्टर द लिबरलाइजेशन ऑफ ग्लोबलाइजेशन, जब विश्वव्यापीकरण हो गया, व्हेन द नंबर वेरी लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन इज अवेलेबल, व्हेन देयर आर वेरी लार्ज नंबर ऑफ कंपनीज अवेलेबल. आपको पता है स्टूडेंट्स, आप बीएसटी में पढ़ेंगे कि पहले क्या था कि सेंट्रलाइजेशन था. सेंट्रलाइजेशन का मतलब सारे बिजनेस में से 2-3 बिजनेस को छोड़ करके सभी को गवर्नमेंट ने होल्ड कर रखा था. गवर्नमेंट ने कहा कि सभी पे मैं बिजनेस करूंगा, प्राइवेट पार्टी या प्राइवेट प्लेयर नीड नॉट टू इंटर इन सच टाइप ऑफ बिजनेस. तो उस समय क्या था, उसमें सारा काम गवर्नमेंट के अंडर में था, तो इतना ज्यादा जो है वहां पे तामा झामा नहीं था. लेकिन अभी क्या हो चुका है, चूंकि देयर आर प्राइवेट प्लेयर्स इज अवेलेबल, ज्यादा से ज्यादा प्राइवेट प्लेयर है, गवर्नमेंट ने क्या किया, हर जगह जितना अपना कैपिटल लगाया था सबको निकाल करके प्राइवेट प्लेयर के हाथ में कर दिया. अभी आपने जल्दी सुना होगा कि एक न्यूज आई है कि रेलवे जो है वो भी प्राइवेटाइज होने जा रहा है, मतलब निजीकरण होने जा रहा है. वहां पे जो प्राइवेट कंपनियां वो वर्क करेंगे. ठीक है. आपको पता होगा पहले ऑयलिंग होती थी, रिफाइनरी होती थी, तो वहां पे गवर्नमेंट सेक्टर के अलावा कोई और जो है प्राइवेट प्लेयर काम नहीं कर सकता. प्राइवेट प्लेयर की मैं बात करूं, जैसे हमारे पास पैसे तो हैं, बट ड्यू टू रिस्ट्रिक्शन, ड्यू टू बाउंडेशन ऑफ द गवर्नमेंट, वी नीड नॉट टू या वी कैन नॉट डूइंग या वी कैन नॉट ऑपरेट दैट टाइप ऑफ बिजनेस. ठीक है. बट आफ्टर द लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, गवर्नमेंट ने क्या किया कि सबको जो है फ्री कर दिया कि चलिए ठीक है, नाउ प्राइवेट प्लेयर कैन बी इंटर इन सच टाइप ऑफ बिजनेस. तो जब प्राइवेट प्लेयर इंटर करेंगे तो वो हमेशा अपने इंटरेस्ट के बारे में सोचेंगे, अपने भले के बारे में सोचेंगे. गवर्नमेंट हमेशा पब्लिक के बारे में सोचते हैं, लेकिन प्राइवेट प्लेयर हमेशा अपने प्रॉफिट के बारे में सोचते हैं. तो अब आपको समझ में आ गया कि जब प्राइवेट प्लेयर अपने भले के बारे में सोच रहे हैं, उनका जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो अपने तरीके से दिखाना चाहते हैं, उनको लोन लेना होगा तो वो अपने तरीके से दिखाएंगे, किसी से पैसा इन्वेस्ट करवाना है तो अपने तरीके से दिखाएंगे. सो देयर आर डिस्प्यूट कैन बी अवेलेबल. दैट्स व्हाई एज पर द सेक्शन 129 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, सेक्शन 129 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, ये डेट आप ध्यान रखिए कि अभी जल्दी में ही 2013, एज पर द सेक्शन 129 ऑफ द कंपनीज एक्ट, द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, द फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड बी फेयर एंड ट्रू. इट इज एज्यूम्ड दैट it is expected by the government that the financial information that is sold by the company or by the partnership firm or by the businessman, that will be fair and that will be true.
बिकॉज दैट स्टेटमेंट एंड दैट इंफॉर्मेशन आर यूज्ड बाय अदर वेरियस पार्टीज। ठीक है, तो दैट मे बी कि उनका लॉस हो जाए, दैट्स व्हाई इट इज रिस्ट्रिक्टेड इन द कंपनीज एक्ट 2013 एज पर द सेक्शन 129 एवरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स शुड बी फेयर एंड ट्रू। ठीक है, तो अगर आप ये चाहते हैं ये सारी चीजें रहें तो गवर्नमेंट से एक रिक्वेस्ट है, जस्ट मेक अ फ्रेमवर्क ऑफ द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। ठीक है, या अकाउंटिंग प्रोसेस, जो हमें एक गाइडलाइंस बता दीजिए ताकि हम इसी के हिसाब से चले, फिर हमें सोचना ना पड़े कि सही बना है या गलत बना है, हम उसी के हिसाब से चलेंगे तो सही अपने आप हो जाएगा। फिर तो ऐसा होने के बाद जब नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन बढ़ गए, जब GAAP कंसेप्ट एंड कन्वेंशन से काम नहीं चल रहे थे, ठीक है, जब एक ही तरीके के कई अल्टरनेटिव अवेलेबल थे, कोई दूसरे तरीके से कर रहा था, कोई दूसरे तरीके से कर रहा था, तब गवर्नमेंट मींस हमारी गवर्नमेंट नहीं, क्योंकि ये अकाउंटिंग प्रोसेस दैट इज ऑल ओवर वर्ल्ड ऑफ द कंट्री, तो सभी देशों में ये चल रहा है। तो इंटरनेशनल अकाउंटिंग, सबसे पहले देखो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी IASC दैट वाज एग्जिस्टेंस इन अमेरिका में पहली बात जो है, USA आप कह सकते हैं। तो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी IASC केम इनटू एग्जिस्टेंस ऑन 29 जून 1973। ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, और कई बार जो है आप जब CA वगैरह की प्रिपरेशन करेंगे या जो आप BHU वगैरह में एडमिशन के लिए जाते हैं तो वहां पे ये चीजें पूछती है कि व्हेन IASC इज केम टू इन एग्जिस्टेंस। एग्जिस्टेंस का मतलब कब इसका जो है, कब ये वर्क में आई, कब इसका निर्माण हुआ। तो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी IASC वाज केम टू एन एग्जिस्टेंस ऑन 29 जून 1973। 1973 में IASC का गठन हो गया। ठीक है, इसके बाद इन्होंने क्या किया कि इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी दे आर सेटिंग सम रूल्स एंड रेगुलेशन, सम गाइडलाइंस, सम स्पेसिफिक स्टैंडर्ड्स टुवर्ड्स द अकाउंटिंग प्रोसीजर। ठीक है, कि इन अकाउंटिंग प्रोसीजर व्हाट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड शुड बी फॉलोड बाय द बिजनेसमैन और बाय द कंपनी। नाउ तो ये तो सर इंटरनेशनल लेवल पे था, ये तो सभी लोग मान रहे थे, 1973 की बात है। ठीक है, इसके बाद आफ्टर फ्यू ईयर्स, 1-2 साल बाद ICAI, ये मैंने बोला इंटरनेशनल, अभी मैं क्या बात करने जा रहा हूं, ICAI इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंसी इन इंडिया। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंसी इन इंडिया, जो आप CA के बारे में काफी एक्साइटेड रहते हैं, उसका कोर्स आपको यहीं से होता है, ICAI इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटिंग इन इंडिया। तो इसी के द्वारा आपको जो है जो डिग्री मिलती है CA की, वो यहीं से मिलती है। ठीक है, तो ICAI चूंकि ये इंडिया की है तो देन इंटरनेशनल लेवल पे तो बन चुका है, चूंकि इंटरनेशनल लेवल पे बना तो वो सबको ग्लोबली ध्यान में रख करके बनाया गया होगा। चूंकि हमारे यहाँ का क्राइटेरिया कुछ और है, हमारे यहाँ का जो है बिजनेस कुछ और है, लेकिन इसी फ्रेमवर्क को ध्यान में रखते हुए इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंसी इन इंडिया डेवलप या ड्रॉन देयर ओन रूल्स एंड रेगुलेशन विच आर बेस्ड ऑन IASC। तो अपना इंडिया का खुद का रूल्स एंड रेगुलेशन, चूंकि इंडिया वाले वैसे भी कॉपी करने में काफी तेज हैं, तो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंसी इन इंडिया डेवलप या ड्रॉन इट्स ओन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड विच आर डायरेक्टली बेस्ड ऑन द IASC। ठीक है, इसको ध्यान में रख करके बनाया गया। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों हमें जो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की जरूरत पड़ी। ठीक है, अब आप ये मत पूछने लगेगा कि सर किसमें क्या लगेगा, किसमें या कौन सा प्रोविजन लगेगा। जैसे कोई इंसॉल्वेंट हो गया तो क्या होगा, कोई जो है ब्रांच, कोई जो है और काम कर रहा तो क्या होगा, या कोई बैड डेथ हो गया तो उसमें कौन सा प्रोविजन लगेगा। तो वो आपको तो अलग से बुक पढ़नी, आप अलग के अभी आज ही सब पढ़ लोगे तो बाकी के 12th और BCom और बाकी MCom भी तो बाकी है ना, तो उसके चक्कर में ना पड़िए। बस आप जान लीजिए कि सम स्पेसिफिक रूल्स एंड रेगुलेशन, सम गाइडलाइंस, सम स्टैंडर्ड्स विच आर गिवन बाय द IASC. Firstly, it was given by the IASC International Accounting Standard Committee, which was established in 29 June 1973, and after that are framed by our Indian Institute of Chartered Accountancy in India. ठीक है, which are develop its own accounting standard, and it was based on the international means IASC. ठीक है, तो इतना आप पहले नोट कर ले जो आपको लगे, फिर हम आगे चलते हैं। आपको नोट करना होगा, नोट कर लिया आपने। नाउ डेफिनेशन, व्हाट अबाउट द डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ठीक है, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की डेफिनेशन आप देखिए, दीज आर द, ऐसी वन वर्ड में अगर किसी ने आपने बोला स्पेसिफिक रूल्स गाइडलाइंस, तो आप बोलते रहते हैं, वैसे भी आपको डेफिनेशन याद होनी चाहिए।
सो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की डेफिनेशन क्या है? दीज आर द रिटन स्टेटमेंट, पहले आप मतलब समझ लीजिए, दीज आर द रिटन स्टेटमेंट। अब ऐसा नहीं कि जो है गवर्नमेंट ने आपसे ऐसे अनाउंस कर दिया, जैसे लॉकडाउन हुआ था, जैसे नोटबंदी हुई थी, वैसे ये रूल्स रेगुलेशन नहीं है। दैट मे बी इन रिटन फॉर्म, ठीक है, ताकि जो है, क्योंकि रिटन होता है वही आपका एविडेंस होता है, वही सबूत होता है, उसी के हिसाब से कोई लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी की जा सकती है। अदरवाइज अगर ओरल होगा तो ओरल का कोई तो एविडेंस तो माना नहीं जाता। दैट्स वाई इट इज डिसाइडेड दैट द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मस्ट बी इन द रिटन फॉर्म। तो दीज आर द रिटन स्टेटमेंट specifying rules and practice for preparing the financial statement। क्या क्या बताता है ये? स्पेसिफिक रूल, they contain some specific rules for the preparation of financial statement, ठीक है। ये प्रैक्टिस का मतलब आप करेंगे कैसे, ठीक है। तो वन वर्ड या वन लाइन आंसर, दीज आर द रिटन स्टेटमेंट स्पेसिफाइड रूल्स एंड प्रैक्टिस फॉर प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब आप ऐसे वर्चुअली एक समझ लीजिए कि किस तरीके से होता होगा। स्टूडेंट, सपोज दैट ये आप हैं, आप मालिक हैं किसी बिजनेस के, ठीक है, ओनर हैं। आपने क्या किया? कोई बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है। हमने एक बिजनेस ले लिया कि भैया ये आपका बिजनेस है, ये कंटिन्यू चल रहा है। इस बिजनेस से क्या रिपोर्ट तैयार करेंगे? कौन सा रिपोर्ट तैयार करेंगे? सर हम पीएल अकाउंट तैयार करेंगे और बैलेंस शीट तैयार करेंगे, ठीक। इस बैलेंस शीट की, इस पीएल अकाउंट जो आपने तैयार रखी है, इसकी किसको किसको जरूरत पड़ सकती है? मैनेजमेंट को पड़ सकती है कि हमें कोई फाइनेंशियल डिसीजन लेना हो, इन्वेस्टर को हो सकती है कोई अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहता हो, क्रेडिटर को हो सकती है कोई आपको लोन देना चाहता हो, गवर्नमेंट को हो सकती है जो आपसे क्या लेना चाहती हो, टैक्स लेना चाहती हो, या वो ये जानना चाहती हो आप कर क्या रहे हो, ठीक है। तो चूंकि कोई रूल्स रेगुलेशन रहेगा तभी जो है इन सबके फेवर में, क्योंकि इनका अपना पर्सनल इंटरेस्ट इसमें लगा हुआ है। आपकी कंपनी से डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो भी लोग लगे हुए हैं जिनका आपकी कंपनी से कोई मतलब नहीं है, ठीक है, चाहे वो इन्वेस्टर हो, क्रेडिटर हो या गवर्नमेंट हो, इनको भी आपकी कंपनी से कुछ ना कुछ चाहिए, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि एज पर द कंपनीज एक्ट, अभी मैंने बताया 129 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, दैट रिजल्ट विच आर सोन बाय, विच आर प्रिपेयर्ड बाय यू, दैट मस्ट बी फेयर एंड ट्रू। दैट्स व्हाई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ICAI, वैसे तो हम बात करते हैं हमेशा IASC की, तो ये तो इंटरनेशनल लेवल पे है, लेकिन हम इंडियन लेवल पे बात करेंगे तो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंसी इन इंडिया, ठीक है। दे कंट्रोल ऑल द फ्रेमवर्क, ऑल द स्टैंडर्ड्स फॉर द प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो ICAI, that is the rules of accounting practices, guidelines, how will you do, standards, ठीक है, what standards, what norms will be followed, ठीक है, ताकि हो क्या, इससे कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी का मतलब द रिजल्ट विच आर प्रिपेयर्ड बाय यू ईयर टू ईयर आर सेम टाइप ऑफ बिजनेस आर प्रिपेयर्ड दैट टाइप ऑफ स्टेटमेंट्स, तो उनके जो है कंसिस्टेंसी हो, मतलब ये ना हो कि आज जो 80 से 1 लाख का दिख रहा है अगले साल गायब हो जाए, ऐसा नहीं। कंसिस्टेंसी का मतलब एक फ्लो में, एक धीरे धीरे जो है कंसिस्टेंसी लगातार वो चलता रहे, ठीक है। कंपेरेबल, कंपेरेबल का मतलब है ऐसा नहीं है कि अगर हमें प्रॉफिट एंड लॉस देखना हो तो पार्ले जी कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस में कोई दूसरे तरीके से स्टेटमेंट कुछ दूसरे तरीके से दिख रहा हो और बाकी दूसरे वाले का दूसरे तरीके से दिख रहा हो। भैया अगर सेल्स क्रेडिट में रखना है तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से हर बैलेंस शीट, हर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सेल्स हमेशा क्रेडिट साइड ही मिलेगा। एक्सपेंसेस हमेशा डेबिट में रिकॉर्ड किए जाते हैं तो डेबिट में ही रिकॉर्ड किए जाएंगे, ठीक है। क्या रिकॉर्ड करना है, क्या नहीं रिकॉर्ड करना है, जो रिकॉर्ड भी करना है कैसे रिकॉर्ड करना है, डेबिट में रखना है, क्रेडिट में रखना है, that is all things is standardized by the ICAI, ठीक है। तो I think that is enough for today. Thank you.